ट्वेल्थ की क्लास में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। कल हम लोग पिछले क्लास में न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर, न्यूक्लिक एसिड के बारे में, न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड का कंपोजिशन क्या है, नाइट्रोजीनियस बेस क्या है, कितने तरह के नाइट्रोजीनियस बेस हैं, इसके अलावा शुगर वो कितने तरह का आएगा, इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर कब पाया जाएगा, राइबोस शुगर किस में रहेगा, ये सारा डिस्कशन हम लोग पिछले वीडियो में किए थे। आज हम लोग न्यूक्लियोटाइड के बारे में समझेंगे। पिछले वीडियो में भी हम बताए थे कि न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड का मोनोमेरिक यूनिट है, मतलब यही वो रिपीटिंग यूनिट है जिसको अगर बार बार रिपीट करते हैं तो एक लॉन्ग चेन न्यूक्लिक एसिड का क्या होता है, निर्माण होता है। इसलिए न्यूक्लिक एसिड का सबसे इम्पोर्टेंट जो फंडामेंटल यूनिट जो है वो है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स दरअसल न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड के रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उस मॉलिक्यूल को कहा जाता है। इसलिए न्यूक्लियोटाइड के बारे में कहा गया है कि न्यूक्लियोटाइड्स आर दी फॉस्फोडाइस्टर product of this purine or pyrimidine base, that is this nitrogenous base with this phosphoric acid। इसलिए न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हमको एक बेस चाहिए और बेस का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, फास्फोरिक एसिड के साथ। ये बनाना आप लोग को सिखा दिए हैं, पिछले क्लास में बता दिए थे। न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हमको शुगर का रिएक्शन करना है किसके साथ, बेस के साथ। अब जब न्यूक्लियोसाइड तैयार हो गया है तो न्यूक्लियोसाइड का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, हम फास्फोरिक एसिड के साथ। ये जब रिएक्ट करेगा तब जाकर एक प्रोडक्ट बनेगा और वो जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब ये समझ लीजिए कि बेस और बेस के साथ जब शुगर हम किए थे, बेस प्लस शुगर, ये बनता है न्यूक्लियोसाइड। एंड न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड H3PO4, ये बनेगा न्यूक्लियोटाइड। तो सबसे पहली बात कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो बना है किससे, न्यूक्लियोसाइड के किसके साथ रिएक्शन से, फास्फोरिक एसिड के साथ। क्योंकि न्यूक्लियोसाइड दो तरह का होता है, न्यूक्लियोसाइड तो हम बताए थे कि दो तरह का होता है, एक राइबोन्यूक्लियोसाइड और एक डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड, दो तरह का। इसलिए न्यूक्लियोटाइड भी दो तरह का होता है, एक राइबोन्यूक्लियोटाइड और दूसरा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। मतलब अगर हम राइबोस शुगर यूज करते हैं, अगर यहाँ पर जो न्यूक्लियोसाइड है, अगर ये न्यूक्लियोसाइड राइबोस शुगर के साथ है तो ये जो बनेगा वो कहलाएगा राइबोन्यूक्लियोटाइड। और अगर मान लीजिए कि यहाँ राइबोस नहीं लेकर हम डीऑक्सी राइबोस ले लें तब ये जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा वो कहलाएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए में जो मिलेगा हमको वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, आरएनए में जो मिलेगा हमको राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो एक अंतर ये भी हो गया कि डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड रहता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, जबकि आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड रहेगा वो राइबोन्यूक्लियोटाइड के नाम से जाना जाता है। अब रहा इसको बनाएंगे कैसे हम लोग, फॉर्मेशन कैसे होगा, तो न्यूक्लियोसाइड बनाना सिखाई दिए, अब इसका रिएक्शन होता है। अब तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो सबको। यहाँ जो शुगर है, राइबोस शुगर, यहाँ 1 नंबर जो कार्बन है इसको हम यहाँ पे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश डैश इसलिए हम दे दिए हैं क्योंकि यहाँ भी जो नंबरिंग हुआ है वो 1 2 3 4 से हुआ है, और यहाँ भी नंबरिंग अगर 1 2 3 4 से कर देते हैं तो फिर वहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए आज नंबरिंग हम किए हैं, यहाँ पर डैश देके देते हैं 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड 5 डैश। अब यहाँ पर कल हम बनाए थे जो न्यूक्लियोसाइड, उसमें हमने बॉन्ड लिंकेज बनाया था, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड नाइट्रोजन का 9 पोजीशन
जब हम प्यूरीन बेस का यूज किए थे। पिरिमिडीन बेस अब यूज करेंगे हम, तो कार्बन नंबर 1 है किसके साथ, नाइट्रोजन नंबर 1 के साथ। तो कल ही बता दिए थे कि C1 एंड N1 ये बनाएगा कब, पिरिमिडीन के साथ, पिरिमिडीन के एंड C1 और N9 जब होगा तो यही बनेगा प्यूरीन का न्यूक्लियोसाइड। ठीक, आज हम न्यूक्लियोटाइड बनाने जा रहे हैं, तो फास्फोरिक एसिड का रिएक्शन जब कराएंगे हम, तो यहाँ जो कार्बन नंबर जो 5 पर जो ये OH है, यहाँ देखो ध्यान से सब, और यहाँ जो फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर यहाँ लिखे हैं OH है, ये 3 OH ग्रुप डबल बॉन्ड O है। यहाँ से इस फास्फोरिक एसिड का रिएक्शन हम कराएंगे तो यहाँ जो CH2OH है वो यहाँ से H के साथ H2O का निर्माण करेगा और वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और एक बड़ा सा मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, ये निर्माण होगा। यहाँ ध्यान से देखो, हम बना रहे हैं इसको, मान लो यहाँ पर हम ले लिए शुगर, उस शुगर में यहाँ पर हम लिंकेज लगा रहे हैं। ध्यान से देखो, नंबरिंग कर देते हैं पहले 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड 5 डैश। 5 डैश पर यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हम CH2 एंड O क्या H, CH2OH। यहाँ 1 डैश पर जो ऑलरेडी हम लोग लिंकेज लगा चुके हैं, तो लिंकेज ग्रुप में यहाँ पर हम इस पूरे के बदले ये रिप्रेजेंट करता है किसको, एडेनिन को, क्योंकि एडिनोसिन है, तो इसके बदले हम यहाँ पर जो है वो एक ग्रुप लगा देते हैं और यहाँ इसका नाम हम दे देते हैं क्या, एडेनिन। ठीक, अब ये बेस हो गया, दिस इज बेस, ये हो गया बेस। और यहाँ पर ये क्या रहेगा, यहाँ पर OH दिए हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा H, फिर यहाँ पर क्या OH, यहाँ पर क्या H, यहाँ OH H and CH2OH। अब फास्फोरिक एसिड में से यहाँ से H, इसका H और यहाँ से हम OH, ये H और ये OH यहाँ से हटेगा और यहाँ कंडेंसेशन होगा, वाटर निकलेगा यहाँ पर और यहाँ से एक लिंकेज लगेगा और वो लिंकेज रहेगा किसके किसके बीच, यहाँ से ये H, इसके साथ क्या लगेगा O के साथ, फिर यहाँ पर क्या लगेगा P के साथ डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर OH एंड देन दिस क्या OH। अब ये जो ग्रुप यहाँ लग गया, दिस वन, यहाँ जो ये लग गया फॉस्फेट यूनिट, दिस इज फॉस्फेट यूनिट, फॉस्फेट यूनिट लगा और ये नाइट्रोजनियस बेस है, दिस इज क्या नाइट्रोजनियस बेस, ये हो गया बेस और ये क्या हो गया शुगर। अब थोड़ा ध्यान से कि शुगर दो साइड से लिंकेज लगाए हुए हैं, यहाँ 1 डैश पोजीशन पर कार्बन जो है वो बेस को जुड़े हुए हैं और यहाँ 5 डैश पोजीशन पर यहाँ जो लगा हुआ है किसके साथ, फॉस्फेट के साथ। तो ये जो इतना बड़ा जो यूनिट बना, इतना बड़ा जो मॉलिक्यूल तैयार हो गया जिसमें शुगर के साथ कौन है, ये बेस भी है और ये फॉस्फेट ग्रुप भी है, तो इस पूरे मॉलिक्यूल का नाम रखा गया है क्या, न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या पड़ेगा, ये न्यूक्लियोसाइड था एडिनोसिन, एडिनोसिन का रिएक्शन किया गया है इसके साथ, तो इसका नाम हो जाएगा एडिनिलिक एसिड, या इसी का पूरा नाम क्या हो जाएगा एडिनोसिन, एडिनोसिन। अब एडिनोसिन कितना नंबर पर, यहाँ पर जोड़े हुए 5 डैश पोजीशन पर है, लिंकेज कहाँ पर लगा हुआ है 5 डैश का है, एडिनोसिन 5 डैश मोनोफॉस्फेट, मोनो क्यों, क्योंकि एक ही फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हो गया एडिनोसिन 5 डैश मोनोफॉस्फेट, ये एक फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा जो यूनिट है वो एडिनोसिन का है और वो चूंकि 5 नंबर कार्बन पर 5 डैश कार्बन पर चूंकि जुड़ा हुआ है इसलिए इसका नाम हो गया एडिनोसिन 5 डैश मोनोफॉस्फेट एंड कॉमनली इसको हम कहते हैं एडिनिलिक एसिड। चूंकि यहाँ रिएक्शन एसिड से हो रहा है, फास्फोरिक एसिड से हो रहा है
इसलिए इसका नाम हो गया है एडिनिलिक एसिड। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये हो गया क्या, न्यूक्लियोटाइड, दिस इज न्यूक्लियोटाइड। ठीक, अब ये न्यूक्लियोटाइड आरएनए का होगा या डीएनए का होगा, वो डिसीजन यहाँ शुगर के द्वारा होगा। यहाँ शुगर में 2 नंबर पोजीशन पर यहाँ पर OH ग्रुप आ गया है। ठीक, तो ये जरूर ये राइबोस शुगर है, और चूंकि ये राइबोस शुगर है तो ये जो न्यूक्लियोटाइड बना है वो राइबो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। इसलिए सबको ध्यान रखना है कि अगर हमको राइबो न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो शुगर यहाँ पर क्या लेंगे हम, राइबोस शुगर। लेकिन अगर हमको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो यहाँ पर OH नहीं होकर सीधे क्या रखेंगे, H, और फिर इसका रिएक्शन हम फास्फोरिक एसिड से कराएंगे। अब ये बन गया एडिनिलिक एसिड। इसी तरह से हम अगर इसको चेंज कर दें, अगर यहाँ पर हम एडिनिन नहीं लेकर और यहाँ पर हम ग्वानिन ले लें तो यहाँ जो प्रोडक्ट पूरा बनेगा, ये बड़ा सा जो मॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड का बनेगा, उसका नाम हो जाएगा क्या, ग्वानिलिक एसिड या ग्वानोसिन 5' मोनोफॉस्फेट। तो सबसे पहला समझना था कि भाई लिंकेज कहाँ कहाँ लगेगा, तो एकदम ध्यान रखिएगा कि पोजीशन कौन सा, कार्बन नंबर कितना, 5'। आखिर ये फॉस्फेट ग्रुप लगा कहाँ, तो कार्बन कितना, 5' पोजीशन, ये याद रखना सबको। कल जो लिंकेज हम लगाए थे यहाँ 1' पर, वो बेस को जोड़ रहा था, तो शुगर एक तरफ से किसको जोड़ रहा है, बेस को, और एक तरफ से किसको जोड़ रहा है, फॉस्फेट। अगर केवल शुगर बेस को जोड़ता है तो वो बनेगा न्यूक्लियोसाइड, लेकिन अगर बेस के साथ साथ यहाँ फॉस्फेट भी अगर हम लगा दें तब जाकर वो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। एंड दिस न्यूक्लियोटाइड इज द मोनोमर ऑफ ऑल न्यूक्लिक एसिड। क्योंकि न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है तो उस पॉलीमर का मोनोमर भी होगा, और वो मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड। अब कोई पूछेगा बताओ ये न्यूक्लियोटाइड कितने तरह के हैं, तो कहीं एक कहेंगे 2 तरह का होगा, एक राइबो न्यूक्लियोटाइड जो आरएनए का पार्ट होगा, और एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए का पार्ट होगा। दोनों में अंतर कहाँ पर होगा वो बताते चले, हम पहले भी बताए थे कि अगर शुगर यहाँ पर हम राइबोज लेते हैं तो वो राइबो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, अगर हम डीऑक्सी राइबो लेते हैं तो वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। अब इसी तरह से हम बारी बारी से क्या बना सकते हैं, यहाँ एडिनिन अगर लेते हैं तो ये बन जाएगा एडिनिलिक एसिड, ग्वानिन ले लेंगे तो ग्वानिलिक एसिड, साइटोसिन अगर ले लेते हैं तो साइटिडिलिक एसिड, एंड अगर यहाँ पर यूरेसिल लेते हैं ये बन जाएगा यूरिडिलिक एसिड। जैसे मान लीजिए यहाँ अगर कोई पूछता है कि बताओ अगर मान लो हमने बनाया एडिनोसिन प्लस अगर हम राइबोज मिला दिए, एडिनोसिन एसिड है, एडिनोसिन का रिएक्शन अगर हम फास्फोरिक एसिड से करा दें H3PO4, ये अभी हमने क्या बनाया है, दिस इज एडिनिलिक एसिड। और अगर हम ग्वानोसिन का अगर रिएक्शन करा दें, ग्वानोसिन का अगर रिएक्शन करा दें किसके साथ, फास्फोरिक एसिड के साथ, तो ये बन जाएगा ग्वानिलिक एसिड। अगर हम साइटिडीन का रिएक्शन करा दें किसके साथ, फास्फोरिक एसिड के साथ, तो ये बन जाएगा साइटिडिलिक एसिड। और अगर हम यूरिडीन का रिएक्शन करा दें किसके साथ, फास्फोरिक एसिड के साथ, तो ये बन जाएगा यूरिडिलिक एसिड। ठीक, तो ये चारों क्या हो गए, व्हाट इज दिस, दिस इज क्या, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड का रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं हम, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। तो ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये जो बन गया दैट इज क्या, न्यूक्लियोटाइड। सो न्यूक्लियोटाइड इज द प्रोडक्ट ऑफ, किसका किसका प्रोडक्ट होगा ये, दिस न्यूक्लियोसाइड एंड फास्फोरिक एसिड। अगर यहीं पर न्यूक्लियोसाइड अगर हम ले लें राइबो न्यूक्लियोसाइड तो ये बन जाएगा राइबो न्यूक्लियोटाइड। अगर हम यहाँ ले लेते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड, ये बन जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। लेकिन यहाँ तक फिर यूरिडीन को हटाना पड़ेगा क्योंकि डीएनए में ये जो बेस है पिरिमिडीन बेस, उसमें थाइमिन रहता है, किसके बदले,
थायमिन किसके बदले रहता है? यूरैसिल के बदले। तो चूंकि यूरैसिल यहाँ ले लिए हैं, ये बनेगा आरएनए का। अगर हम यहाँ थायमिन ले लें, ये किसका बन जाएगा? डीएनए का। इसके अलावा एक दो चीज और भी समझना है कि इन जितने भी न्यूक्लियोटाइड बना है, ये सब का सब जो है वो किस लिंकेज से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर ये जो लिंकेज है, दिस लिंकेज इज कॉल्ड क्या? ये जो लिंकेज बना हुआ है, दिस इज ईस्टर लिंकेज। कौन सा लिंकेज? ईस्टर लिंकेज। याद रखिएगा, यहाँ जो लिंकेज होगा वो कौन सा? ईस्टर लिंकेज। ईस्टर लिंकेज के द्वारा ये शुगर के साथ क्या रहता है, मतलब ये पूरे न्यूक्लियोसाइड के साथ क्या रहता है? जुड़ा हुआ रहता है बाय ईस्टर लिंकेज। अब ये जो जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनको शॉर्ट में भी हम लोग लिखते हैं, एब्रिविएशन में लिखते हैं। एब्रिविएशन में भी लिख सकते हैं, जैसे हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं एडिनोसिन प्लस फॉस्फोरिक एसिड, ये बन जाएगा क्या? एडिनोसिन 5' मोनोफॉस्फेट, जिसको हम लोग कॉमनली कहते हैं क्या? एडिनिलिक एसिड। तो इसको हम लोग अगर चाहें तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, इसको एब्रिविएशन देंगे हम, 3 लेटर का एब्रिविएशन। और एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट को हम लोग लिख सकते हैं क्या? AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर एडिनोसिन अगर डाइफॉस्फेट हम लिखें तो इसका क्या नाम हो जाएगा? ADP। इसी तरह से अगर हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाए, 3 फॉस्फेट ग्रुप अगर लगाया जाए, तब ये कहलाएगा ATP। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये सब का सब कॉमन जो एब्रिविएशन है वो यूज किया गया है। तो मेन हम लोग को करना क्या है? न्यूक्लियोटाइड बनाना सीखना था। तो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हमको 2 चीज चाहिए, दिखा दिए हैं। एक हमको चाहिए क्या? न्यूक्लियोसाइड, जो पिछले क्लास में बनाना सिखा दिए थे। और आज उसका रिएक्शन करना है किसके साथ? फॉस्फोरिक एसिड के साथ। तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड, ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक, तो इसी तरह से हम अलग अलग न्यूक्लियोटाइड का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। अब जब न्यूक्लियोटाइड बनाना सीख लिए हैं, अब हम न्यूक्लियोटाइड से अब डाई न्यूक्लियोटाइड पर आते हैं। मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड को हम जोड़ना सीखेंगे। कैसे 2 न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगा? पहले न्यूक्लियोटाइड सिखा दिए हैं, अब हम लोग क्या सीखेंगे? डाई न्यूक्लियोटाइड। तो अब हम लोग डाई न्यूक्लियोटाइड बनाना सीख लेते हैं। यहाँ पर हम एडिनिलिक एसिड जो कि न्यूक्लियोटाइड है, और यहाँ चूंकि राइबोस शुगर लिया गया है तो ये राइबो न्यूक्लियोटाइड हुआ। एक न्यूक्लियोटाइड ये है और एक न्यूक्लियोटाइड हमने यहाँ लिया ग्वानिलिक एसिड। ठीक, अब ये दोनों न्यूक्लियोटाइड को हम जोड़ने जा रहे हैं, और 2 न्यूक्लियोटाइड जिस बॉन्ड से जुड़ता है वो बॉन्ड नाम याद रखना है फॉस्फो डाइस्टर लिंकेज। जिस लिंकेज से 2 न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ता है वो लिंकेज कहलाएगा फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। अब यहाँ पर हमको इस दोनों को जोड़ना है, तो सबसे पहले ध्यान से देखो, क्योंकि डाइन्यूक्लियोटाइड अगर सीख जाते हो तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना भी सीख जाओगे। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड अगर बन गया तो समझ लीजिए कि डीएनए या आरएनए का एक स्ट्रैंड जो है वो तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिंकेज लगाया था 1' पोजीशन पर बेस के साथ, यहाँ भी 1' बेस के साथ, और यहाँ 5' पोजीशन पर हम क्या किए थे? हमने फॉस्फेट ग्रुप लगाया था। ये फॉस्फेट ग्रुप था, ये दिस वन। अब यहाँ पर अगर पूछता है भाई ये दोनों आपस में लिंकेज कहाँ पर करेगा, तो ये याद रखना है कि डाइन्यूक्लियोटाइड में एक तरफ से कार्बन नंबर जो 5' है और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3'। यह याद रखना है, कार्बन नंबर कितना? 5' और फिर कार्बन नंबर कितना?
3' इस दोनों के बीच में ये लिंकेज बनेगा। कार्बन नंबर 5' खोजिए, कार्बन नंबर 5' और कार्बन नंबर 3'। अब यहाँ पर देखो जैसे कार्बन नंबर 5' है ठीक, और ये रहा कार्बन नंबर कितना 3'। तो अगर हम चाहें तो यहाँ जो कार्बन नंबर 5' पर जो फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है दिस वन, ये जो फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है इसमें से अब यहाँ पर अगर OH है और यहाँ जो OH है यहाँ और यहाँ इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाकर H2O का क्या करेंगे हम एलिमिनेशन कर सकते हैं, और तब जाकर वो दोनों न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएगा। अब जुड़ेगा कैसे, वो उसका छोटा सा हम जो है फिगर डायग्राम बनाए हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर ग्वानिन लिख दिए हैं, ये स्ट्रक्चर हो गया ग्वानिलिक एसिड का। और यहाँ पर देखो ध्यान से 3' पोजीशन, 3' पोजीशन पर जो OH है और यहाँ 5' पोजीशन ये हम लिए किसका एडिनिलिक एसिड का। तो एडिनिलिक एसिड का यहाँ पर जो राइबोस शुगर है उसका 5' और यहाँ ग्वानिलिक एसिड पर जो राइबोस शुगर है उसका 3' एंड 5'। 3' पर है OH और 5' पर जो फॉस्फेट ग्रुप लगा है वहाँ जो OH है, ये OH इसके H के साथ ये दोनों आपस में लिंकेज लगाएगा इस तरह से, और यहाँ से ये लिंकेज OH और H मिलकर क्या बना लिया वाटर, और यहाँ से ये क्या बन गया लिंकेज, दिस वन, ये हो गया लिंकेज। अब ये जो लिंकेज लगा दिस लिंकेज, यही लिंकेज कहलाता है क्या, दिस लिंकेज इज नोन एज फॉस्फो डाइस्टर लिंकेज। चूंकि ये दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहा है तो यहाँ पर स्टर लिंकेज जो है दोनों साइड से रहेगा, इधर से भी रहेगा इधर से भी रहेगा। अब 3' पोजीशन और ये 5' पोजीशन इस दोनों के बीच ये लिंकेज लगा, ये बड़ा सा जो ग्रुप लगा हुआ है फॉस्फेट का वो इस लिंकेज से जुड़ा हुआ है, डाइस्टर लिंकेज, दोनों साइड से लिंकेज लगा हुआ है। जब एक न्यूक्लियोटाइड बनाए थे हम तो एक स्टर लिंकेज था, लेकिन जब दो न्यूक्लियोटाइड हम जोड़ेंगे तो वहां पर डाइस्टर लिंकेज लगेगा, फॉस्फो डाइस्टर लिंकेज। तो अब ये जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है दैट इज नाउ दिस इज ए डाई न्यूक्लियोटाइड। तो ये बन गया एक डाई न्यूक्लियोटाइड। इसी तरह से अगर हमको ट्राई न्यूक्लियोटाइड बनाना रहेगा तो क्या करेंगे, यहाँ जो 3' पोजीशन है यहाँ का जो OH है और फिर जो नेक्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड यूनिट होगा उसका 5' पोजीशन पर जो वो फॉस्फेट ग्रुप है उसके H के साथ इसका OH फिर से वाटर बनाएगा और फिर से यहाँ एक लिंकेज क्या होगा लग जाएगा। अगर हम यहाँ जोड़ना चाहते हैं तो 5' पोजीशन पर जो यहाँ OH है यहाँ इसको दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़कर यहाँ भी एक स्टर लिंकेज लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हमको डाई न्यूक्लियोटाइड बनाना है इसलिए हम दो ही न्यूक्लियोटाइड लिए, लेकिन आपको अगर मान लो 4 न्यूक्लियोटाइड जरूरत है, ट्राई न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो ट्राई न्यूक्लियोटाइड में जो न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या होगी वो 3, और यहाँ तीनों जो न्यूक्लियोटाइड है वो आपस में किस लिंकेज से जुड़ा रहेगा, फॉस्फो डाइस्टर लिंकेज। और फॉस्फो डाइस्टर लिंकेज कहाँ कहाँ पर लगता है, कार्बन नंबर कितना 3' एंड कार्बन नंबर कितना 5', 3' 5'। अब यहाँ देखना है कि अगर हम 5' से शुरू करते हैं तो ये इंड होगा कहाँ पर 3' पर, लेकिन अगर हम 3' से शुरू करते हैं तो इंड होगा कहाँ पर 5' इंड पर। जैसे मान लीजिए हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन बनाएंगे तो एक साइड से अगर 3' से शुरू करते हैं तो वो इंड होगा कहाँ पर 5', मतलब लिंकेज जो लगाएगा वो 3' और 5' के बीच। तो अगर डाई न्यूक्लियोटाइड बनाना कोई सीख लिया है तो वो ट्राई न्यूक्लियोटाइड, टेट्रा न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड तक बनाना क्या कर सकता है, सीख सकता है। हम ये तो डाई न्यूक्लियोटाइड बना दिए हैं, अब इसी में बेस को हम बदल देंगे। मान लो यहाँ पर हम अगर गुआनिन नहीं लेकर यहाँ पर क्या कर दें हम साइटोसिन ले लें, फिर यहाँ पर भी एडेनिन नहीं लेकर क्या कर लेंगे हम गुआनिन कर देंगे, तो फिर ये अलग न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। इस तरह से हम डाई न्यूक्लियोटाइड का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। अब ध्यान रखना है कि यहाँ अगर हम राइबोज लेते हैं तब वो राइबो न्यूक्लियोटाइड रहेगा, वो आरएनए का पार्ट होगा, और अगर हम यहाँ पर OH नहीं लेकर H केवल ले लेते हैं तो वो DNA का होगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में। तो ये हो गया डाई न्यूक्लियोटाइड का निर्माण। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसी डाई न्यूक्लियोटाइड से हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे।
और पॉलीन्यूक्लियोटाइड अगर सीख लिए तो समझ लो डीएनए और आरएनए का एक प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर जो वो तैयार होने कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लोग करेंगे क्या, ये डाइन्यूक्लियोटाइड हो चुका है, अब हम लोग करेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक, तो हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड में ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड रहेंगे जुड़े हुए। एक छोटा सा जो स्ट्रक्चर है वो हम तैयार कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ ध्यान से देखो, ध्यान से यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो हम लोग अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना सीख लेते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हमको बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। पॉली वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब वो पॉलीमरिक चेन हो जाएगा। तो दो न्यूक्लियोटाइड को जब हम जोड़ते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से तब वो डाइन्यूक्लियोटाइड बनता है। अगर 3 को जोड़ेंगे तो ट्राइन्यूक्लियोटाइड। अगर लार्ज नंबर ऑफ n नंबर ऑफ अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स को एक दूसरे के साथ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से जोड़ते हैं तब जो लंबा चेन बनेगा वो लंबा चेन वो कहलाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर हमने 1, 2, 3 और 4 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा है। और यहाँ पर गौर से सब कुछ देखो कि यहाँ हमने जो स्टार्ट किया है वो इंड 5' इंड है, मतलब यहाँ से शुरू किया 5'। ये एक फॉस्फेट हुआ। अब वो फॉस्फेट के साथ कौन जुड़ा हुआ है, शुगर। शुगर के साथ कौन है, बेस। तो फॉस्फेट, शुगर, बेस। फिर इस शुगर से कौन जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट। फिर इससे क्या जुड़ा हुआ है, शुगर। फिर शुगर से क्या, बेस। फिर शुगर से क्या लगा है, फॉस्फेट। फिर फॉस्फेट से क्या लगा, शुगर। शुगर से फिर क्या, बेस। और इस तरह से एक सीक्वेंस सा बन रहा है जिसमें एक ही यूनिट को रिपीट किया जा रहा है। जैसे अब यहाँ पर हमने यहाँ फॉस्फेट लिया, तो ये है फॉस्फेट। अब ये फॉस्फेट किससे जुड़ा हुआ है, तो शुगर से 5' पोजीशन पर शुरू किया 5' पर। तो यहाँ पर ये शुगर हुआ। शुगर को किससे साथ जुड़ा गया है, इस बेस के साथ, यहाँ बेस आया। फिर शुगर किसके साथ जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट के साथ, यहाँ पर फॉस्फेट आया। फिर ये फॉस्फेट किससे जुड़ा हुआ है, इस शुगर के साथ, तो ये शुगर हुआ। यहाँ पर फिर शुगर किसके साथ, बेस के साथ, तो यहाँ बेस हुआ। फिर यहाँ शुगर किसके साथ, फॉस्फेट के साथ, तो फिर यहाँ पर फॉस्फेट। और इस तरह से ये रिपीटेशन होता चलता है। मतलब अगर पूरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में या डीएनए आरएनए का जो एक स्ट्रैंड है न्यूक्लिक एसिड का, उसमें अगर देखा जाए तो यही इसी तरह से रिपीटेशन होता है। इसलिए यहाँ पर हमने इसको रिपीटिंग यूनिट रख दिया है। इसी को जब हम n नंबर में, जैसे पॉलीमर में याद करो, पॉलीमर में बताए थे अगर n नंबर में पॉलीमराइज होगा फिर बड़ा सा पॉलीमर चेन का क्या करता है, निर्माण करता है। तो यही रिपीट हो रहा है बार बार, यही रिपीट हो रहा है। और ये है क्या, यही है न्यूक्लियोटाइड। यही क्या है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन में न्यूक्लियोटाइड में क्या रहता है, शुगर। शुगर के साथ क्या रहता है, बेस। और शुगर के साथ फिर क्या, फॉस्फेट। मतलब शुगर दो तरफ से जो है जो जुड़ा हुआ है, एक तरफ से बेस के साथ, एक तरफ से फॉस्फेट के साथ। अब यहाँ देखो, एक न्यूक्लियोटाइड ये हुआ और दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये हुआ, बीच में ये जो लिंकेज लगा हुआ है वो कौन सा, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ये सब का सब लिंकेज क्या है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, फिर तीसरे के साथ, फिर चौथे के साथ। और यहाँ पर आकर हम, क्योंकि ये लार्ज नंबर में जाएगा, n नंबर ऑफ चेन बनेगा यहाँ पर, तो वहाँ शुरू कहाँ से किए थे हम, 5' से। तो यहाँ खत्म हम लोग कर रहे हैं कहाँ पर, 3'। तो 5' से शुरू होकर कहाँ पर गया, 3' पर। देखो ध्यान से। तो अगर हम यहाँ 3' से शुरू करते तब यहाँ पर ये होता कहाँ, 5' पोजीशन पर। इसलिए डीएनए या आरएनए का जो स्ट्रैंड बनता है, सिंगल स्ट्रैंड जो बनता है, उसमें 5' से शुरू होगा तो कहाँ, 3', या 3' से शुरू होगा इंड से तो कहाँ पर, 5' इंड पर। तो 5' और 3' यही कार्बन का जो दो पोजीशन है, 5' और कार्बन का 3', इसी के बीच जो है वो डाइस्टर लिंकेज का क्या होता है, निर्माण होता है। इसलिए ध्यान रखना है कि कार्बन का 5' से अगर शुरू करेंगे हम तो इंड करेंगे कहाँ पर, कार्बन के 3' इंड पोजीशन पर। अब यहाँ पर मान लो कि अगर दो के बीच अगर हम यहाँ जोड़ रहे हैं तो ये जो लिंकेज हुआ ये कहलाता है डाइस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। फिर यहाँ ये जो लिंकेज है वो क्या है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। इस सीक्वेंस को ही, इसको अगर सीक्वेंस में सजा दिया जाए
तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर जाता है, किसका, डीएनए या आरएनए का। बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ थाइमिन ले लिए हैं और फिर यहाँ शुगर जो है वो डीऑक्सीराइबोज ले लिए हैं, तो ये डीएनए का पार्ट बनेगा। लेकिन अगर यहाँ हम थाइमिन नहीं लेकर हम यूरेसिल ले लें और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन नहीं लेकर हम OH ले लें अगर, तो वहाँ ये जो शुगर है वो राइबोज हो जाएगा और तब वो राइबोन्यूक्लियोटाइड का जो निर्माण करता है। तो ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में अगर हम केवल ये हाइड्रोजन के बदले OH लगा दें पूरे में और फिर यहाँ थाइमिन को हटा के क्या कर दें, यूरेसिल लगा दें, तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसका बन जाएगा, आरएनए का। अभी ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसका है, डीएनए का। हमने शुरू किया कहाँ से, 5' चेन से। यहाँ हम दिखा रहे हैं इसको शॉर्ट में हम इस तरह से दिखा भी सकते हैं, जैसे तुम लोग देख सकते हो। हमने कहाँ से शुरू किया है, फॉस्फेट से। तो दिस इज क्या, फॉस्फेट। ध्यान से देखो सब, इसी को दिखा देते हैं। अब ये मान लो फॉस्फेट है, तो फॉस्फेट के साथ कौन जुड़ेगा, ध्यान से देखो, फॉस्फेट के साथ कौन है, शुगर। तो फॉस्फेट के साथ शुगर, फिर शुगर के साथ कौन है, बेस। तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर हमने लिखा बेस, अब ये बेस कुछ भी हो सकता है। फिर शुगर के साथ कौन है, यहाँ पर फॉस्फेट, ध्यान से देखो। अब फिर ये फॉस्फेट के साथ कौन रहेगा, शुगर। फिर ये शुगर के साथ कौन जुड़ेगा, बेस। फिर यहाँ पर शुगर के साथ कौन, फॉस्फेट। फिर इस फॉस्फेट के साथ कौन रहेगा, शुगर। और फिर ये शुगर के साथ कौन यहाँ रहेगा, बेस। इसी तरह से ये रिपीटेशन होता रहता है n नंबर। इसी तरह से ये क्या रहेगा, पूरे के पूरे सिस्टम में क्या रहेगा, n नंबर में जब रिपीट करेंगे तो एक जो है स्ट्रैंड बन जाएगा, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगा न्यूक्लिक एसिड का। ठीक, तो यहाँ पर बेस का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। यहाँ हम अगर डीएनए का बनाते हैं स्ट्रैंड, तो वहाँ पर ये एडेनिन हो सकता है, ये ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, केवल यूरेसिल नहीं लेना है। और अगर मान लो यहाँ शुगर हम राइबोज ले लेते हैं, तो इस पूरे बेस में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन के साथ क्या लेंगे, यूरेसिल। तो ये एक स्ट्रैंड हो गया। अब अगर ये स्ट्रैंड को हम देखें, अगर हम यहाँ 5' एंड से शुरू किए हैं, तो ये एंड कहाँ पर हो जाएगा, 3' एंड। और अगर मान लो कि कोई 3' एंड से शुरू करता है, मान लो इस तरह से, अगर यहाँ पर हम 3' एंड से शुरू करते हैं, ये फॉस्फेट और फिर यहाँ पर फॉस्फेट, क्योंकि यहाँ पर जो है फॉस्फेट जुड़ा हुआ है कहाँ से, 5' से, और 3' पर भी यहाँ पर जुड़े हुए 2 तरफ से लगा हुआ है। यहाँ फॉस्फेट लेकर हम यहाँ क्या बनाते हैं, शुगर। और शुगर के साथ यहाँ पर फिर क्या लगेगा, बेस। फिर यहाँ शुगर के साथ क्या रहेगा, फॉस्फेट। और फिर फॉस्फेट के साथ क्या रहेगा, शुगर। शुगर के साथ यहाँ पर लगाएंगे किसको, बेस। फिर यहाँ शुगर के साथ क्या रहेगा, फॉस्फेट। और फिर फॉस्फेट के साथ यहाँ पर क्या लगा देंगे, शुगर। शुगर के साथ यहाँ पर एक बेस लगेगा, नाइट्रोजनस बेस। और फिर यहाँ हम n नंबर में इसको क्या कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ अगर हम 3' एंड से शुरू करेंगे, तो यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ये कहाँ पर, 5'। तो एक तरफ से अगर 5' एंड से शुरू करते हैं तो 3' पर जाएगा, और अगर 3' एंड से शुरू करते हैं तो ये कहाँ जाएगा, 5' पर। तो एक डीएनए का जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, ये तो सिंगल स्ट्रैंड हम दिखा रहे हैं, वो जो डबल स्ट्रैंडेड होता है स्ट्रक्चर उसका डीएनए का, खासकर तो देखे भी होंगे, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरह का, इस तरह में देखे होंगे कि कहाँ पर, यहाँ पर 5' एंड से शुरू किया है, तो ये यहाँ पर खत्म करेगा कहाँ पर, 3' एंड पर। और अगर 3' एंड से शुरू करेगा ये, तो यहाँ पर खत्म होगा कहाँ पर, 5' एंड। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ये वाटसन क्रिक का जो है डबल हेलिक्स मॉडल है, इसमें एक स्ट्रैंड ये हुआ, एक स्ट्रैंड ये हुआ। ये स्ट्रैंड शुरू हुआ 5' एंड से, जो एंड हो रहा है कहाँ पर, 3' एंड पर। और ये 3' एंड से शुरू हुआ, तो ये खत्म हो रहा है कहाँ पर, 5' एंड पर। अब इसी में यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है। जैसे यहाँ पर ये बेस, ये तो ये यहाँ बेस है, तो अब इस दोनों बेस के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण है। यहाँ पर बेस 1 बेस, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और तब जाकर ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, कन्वर्ट होगा डीएनए का। ठीक,
आरएनए का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है, डबल फोल्डेड फॉर्म में, लेकिन डीएनए का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिकल फॉर्म में रहता है। इसी तरह से अब एक डैश शुरू हुआ, एक इंड शुरू हुआ 5 डैश से, तो वो इंड हुआ 3 डैश पर, और दूसरा इंड शुरू हुआ 3 डैश से, दूसरा चेन, तो ये खत्म होगा कहाँ पर, 5 डैश पर। इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करने के लिए ही ये इंड को क्या किया गया है, अपोजिट कर दिया गया है, जिससे कि एडेनिन जो है, यहाँ पर मान लो अगर हम एडेनिन लेते हैं, एडेनिन के सामने में कौन आ जाता है, थाइमिन, और एडेनिन थाइमिन में ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या होता है, एडेनिन थाइमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहीं पर अगर हम बेस यहाँ पर साइटोसिन लेते हैं, तो साइटोसिन के साथ पेयरिंग किसका होता है, ग्वानिन के साथ, और ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो ये जो हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर में, ये जो बॉन्ड बनता रहता है इस तरह से, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, यही डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बनाता है। इसलिए सबको ध्यान रखना पड़ेगा कि डीएनए और आरएनए का जब अंतर होगा, तो एक अंतर ये भी लिखना है कि डीएनए का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक, और वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है, जिसमें एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जबकि साइटोसिन का पेयरिंग होता है किसके साथ, ग्वानिन के साथ, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, याद रखना है। लेकिन यही जब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर आरएनए का बनाते हैं, तो वो फोल्डेड फॉर्म, सिंगल स्ट्रैंड ही फोल्ड कर जाता है वहाँ पर, और वहाँ पर ये थाइमिन नहीं होकर क्या हो जाएगा, यूरेसिल। तो ये याद रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, वही 2 स्ट्रैंड को एक साथ क्या करता है, जोड़ के रखता है। मतलब 2 स्ट्रैंड में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में जब हम बेस पेयरिंग करेंगे, तो वहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा दोनों स्ट्रैंड के बेस के बीच में, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। यही हाइड्रोजन बॉन्ड है जो 2 स्ट्रैंड के बेस को एक साथ क्या करता है, जोड़ता है, और डीएनए का ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर का क्या करता है, निर्माण करता है। तो स्ट्रक्चर प्राइमरी हो या सेकेंडरी, वो रहेगा न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन ही। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा। अगर बच्चा पॉलीन्यूक्लियोटाइड अगर सीख लिया कि कैसे बनाना है, तो फिर ऐसा 2 चेन को तुम हेलिकल फॉर्म में रख लो, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कराओ, और वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट कर जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है जो सिंगल स्ट्रैंड का है, इसी को आगे चलकर प्राइमरी स्ट्रक्चर का क्या किया गया है, नाम दिया गया है। तो हम लोग तो आज मुख्य रूप से सीखे हैं, हमने सबसे पहले बताया आपको कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, फिर न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ेंगे एक फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से, तब बनाएगा डाइन्यूक्लियोटाइड, और डाइन्यूक्लियोटाइड से हमको बनाना था क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड तैयार है, मतलब एक चेन आपका न्यूक्लिक एसिड का क्या है, तैयार है, ये चेन तैयार है। अब ऐसा अगर 2 चेन को तुम हेलिकल फॉर्म में ले लेते हो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के साथ, तो वो एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना देगा डीएनए का। अगर हम सिंगल स्ट्रैंड रखते हैं, दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो परेशानी नहीं है, अगर स्टूडेंट न्यूक्लियोटाइड समझ ले, पॉलीन्यूक्लियोटाइड समझ ले, तो मेरे हिसाब से सेकेंडरी और प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि न्यूक्लियोटाइड जो है वही रिपीटिंग यूनिट है, और वो मोनोमेरिक यूनिट भी कहलाता है किसका, न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लियोटाइड अगर राइबोज शुगर के साथ है तो राइबोन्यूक्लियोटाइड, अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ है देन इट इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। तो मुख्य रूप से हम लोग आज न्यूक्लियोटाइड बनाना सीख लिए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड में क्या कर दिए, बनाना सीख लिए। अब मेन है कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर या आरएनए का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, जो सिंगल स्ट्रैंड है आरएनए में, तो उसमें डिफरेंसेस क्या क्या है। मुख्य रूप से जो है वो अब हम लोग अगले क्लास में जो है वो डीएनए और आरएनए का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर तो सही रहेगा सबका, बस थाइमिन को हटा दो, यूरेसिल लगा दो, और यहाँ जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज नहीं होकर राइबोज कर दो, तो वो आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड बन जाएगा। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में दिक्कत नहीं है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखना रहता है, कुछ ऑब्जेक्टिव वगैरह भी इस पर आता है। तो मेरे हिसाब से एक बार अच्छे से इसको देख लेना है, और फिर जब हम अगले क्लास में इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, उसमें कुछ डिफरेंसेस वगैरह बता देंगे, तो सारा का सारा सवाल भी बन जाएगा, सारे ऑब्जेक्टिव्स भी क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। थैंक यू।